मैंने ये निकाह आपके बेहद इसरार पर किया था दादी जान, मगर मैं आपकी इस गँवार पोती को मुँह तक ना लगाऊँ, बीवी का दर्जा देना तो बहुत दूर की बात है। इसने अपनी बीवी को देखना तक गवारा नहीं किया था, ना ही कभी निकाह से पहले इस कज़न को देख रखा था। वो ऑफिस आया जहाँ इसकी सेक्रेटरी ने इसकी मीटिंग शेड्यूल कर रखी थी। वो इस मुल्क की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी थी, जिसकी मालकिन आज खुद आई थी। वो इस ग्रेसफुल सी लेडी को देखकर ट्रांस में घिरा रह गया था और दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा भी बांध लिया था कि वो इस लड़की को अपने निकाह में ले लेगा और बीवी को तलाक दे देगा। इस बात से कतई अनजान कि जिस देहाती लड़की को रिजेक्ट कर चुका था, वो कोई और नहीं बल्कि इस कंपनी की बॉस दादी। आपने बताया नहीं ताया और ताई कब आएंगे मिलने पाकिस्तान हम सब से। इसने कोई 100 दफा वाला सवाल दोहराया था। इसकी दादी ने गहरा सांस भरकर इसे देखा। आ जाएंगे, इनको भी अपनी माँ की कभी फिक्र ही कब हुई है जो आज होगी। इसकी दादी ने सर्द आह भर कर कहा, और यही सच भी था। दादी, आप इनको बोले ना, आप इनके साथ कहीं भी रह लेंगी, वो आपको अपने साथ ले जाएं। आपकी देखभाल के लिए कोई होना चाहिए ना। आपको मालूम है, जब मुझे छुट्टी मिलती है और ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं होता, मैं जब ही आ सकती हूँ। रिजा ने इनकी जानिब देखते हुए कहा। दादो गांव में रहती थी, जिनकी देखभाल के लिए रिजा के अलावा कोई न था। वो अपना काम शहर में छोड़कर इनके पास आया करती थी। मैंने अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना है रिजा। ये फालतू की बहस मुझसे ना किया कर तू। दादी ने कदरे गुस्से से कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। हाँ, आपको तो मेरे साथ भी शहर नहीं आना है, इसने मुस्कुरा कर कहा। वो सर हिलाने लगी। तेरे दिए हुए नौकर मेरा ख्याल रखते हैं ना, यही काफी है। इसकी दादी ने इसे बताया। वो इन्हें देखने लगी। हाँ जी, ये भी ठीक है। इन बेचारों को आप कितना तंग करती हैं, वो बताते हैं मुझे। खाने के मामले में, दवा के मामले में, डॉक्टर के पास जाने के मामले में। रिजा ने इनकी शिकायत सारी इनसे की थी, तो वो देखने लगी। ये मेरी शिकायत तुझसे करते हैं। रिजा, इनको बाहर कर। ये तो सारे जमाने में मुझे बदनाम कर देंगे। दादो ने गुस्से से कहा, तो वो हंस पड़ी। ये मेरे अंडर काम करते हैं दादो, तो मुझे ही सारी रिपोर्ट पेश करेंगे। इसने हंस कर कहा। दादो सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। इनकी नमाज का वक्त होने लगा था और वो मुसल्ले पर 10 मिनट पहले से बैठकर अजान का इंतजार करती थी। रिजा भी अपने गांव से जाने की तैयारी करने लगी। वो 2 दिन से गांव में रुकी हुई थी। वो दिखने में गांव की बासी ही लगती थी। इसने बचपन से दादों के साथ गांव में वक्त गुजारा था, जिसकी वजह से वो शहर की जिंदगी से भागकर पलट पलट कर वहां आ जाती थी। शहरोज जफर, तुम्हें अंदाजा भी है, तुम जब से पाकिस्तान गए हो, तुमने एक बार भी दादों के पास चक्कर नहीं लगाया है। और माँ जी इस बात पर मुझे 10 बार टोक चुकी हैं। इसके बाप ने आज इसे फोन घुमाया था, जिस पर शहरोज ने माथे पर अंगूठा रखा। जानता हूँ डैड, मुझे कुछ वक्त तो दें। आपको मालूम है ना,
मुझे यहाँ पर सारा बिजनेस सेटल करना है। कान खुजाने तक का वक्त नहीं है। गाँव कैसे जाऊं? इसने गहरी सर्द सांस खींचते हुए कहा। वाकई इसका थकन से बुरा हाल हो चुका था। तुमने अभी तक सारा काम ही नहीं किया है। कैसे इंसान हो तुम यार? इसके डैड ने इसे सुना डाली थी, जिस पर वो फोन को घूर कर रह गया था। मैं अकेला करने वाला हूँ सब। आपको मालूम है सब कुछ अकेले करने में कितना वक्त दरकार होता है। इसने कुर्सी पर झूलते हुए बताया। इसके उल्टे हाथ में एक उंगली में सिल्वर रंग की अंगूठी थी, जिसे वो मुसलसल अंगूठे से घुमा रहा था। ये इसकी आदत थी। दादों के पास जल्द से जल्द चक्कर लगा लो, समझे? इसके डैड ने कहा और कॉल कट कर दी। शहरोज जफर मोबाइल रखकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद किए सोचने लगा। इसके पास कौन सा ऐसा दिन है जो फ्री है? इतने में इसकी सेक्रेटरी ने दरवाजा नॉक किया। वो सीधा होकर बैठ गया। सर, आपसे मिलने कोई आया है, इसकी सेक्रेटरी ने बताया। अगर अहमद नाम का कोई है तो फौरन इसे अंदर भेज दो। इसने जवाबन कहा। जी सर, अहमद नाम ही है, आपसे मिलने पर इसरार कर रहे हैं, इसने बताया तो वो सीधा हुआ। अंदर भेजो यार, वो मेरे बचपन का दोस्त है। इसने मसनूई गुस्से से सेक्रेटरी को घूरा। वो सर हिलाती चली गई। ऑफिस अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ था, लेकिन इसने कुछ काम शुरू कर दिए थे। वो अहमद का इंतजार कर रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ। अरे वाह भाई, तुमने कब से इजाजत लेनी शुरू कर दी है? शहरोज ने हैरत से पूछा था। इसके मुताबिक वो इसका सबसे बदतमीज दोस्त था। जब से मेरा दोस्त अमीर हुआ है। वो हंस दिया। यार कहाँ अमीर, देख नहीं रहा क्या हाल हो गया है मेरा? चल बाहर चलकर लंच करते हैं। इसने अहमद को साथ उठाया और वो दोनों फिर लंच करने रेस्टोरेंट आए, जहां इन दोनों ने खुशगवार माहौल में खाना खाया था। अहमद शहरोज का बचपन का दोस्त था, जो पाकिस्तान में होता था। इसके एब्रोड मूव करने के बाद भी इनकी दोस्ती कायम रही थी। शहरोज कॉल्स पर बात करता था और जब अहमद किसी मीटिंग की वजह से दूसरे मुल्क जाता तो इससे लाजमी मिलता था। वो पाकिस्तान आने के बाद पहली बार मिल रहे थे। शहरोज की पूरी फैमिली इस वक्त बाहर ही थी। बस वही एक था जो यहाँ आ गया था और अपना बिजनेस वहां से स्टार्ट कर रहा था। रिजा, इन तमाम मसलों का एक ही हल है, तेरा निकाह। जब तेरा निकाह हो जाएगा, इस कमबख्त की हिम्मत नहीं होगी तेरी जानिब देख भी सके। इसलिए कह रही हूँ, कोई अच्छा लड़का मिले, निकाह कर ले। इस आवारा से जान छूट जाएगी। इससे कोई 10वीं बार रिश्ता भेजा है अपना, इसकी दादी ने अगले गांव के चक्कर पर इससे कहा था। जी दादी, मैं भी बस यही सोच रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा हो ना, वेल सेटल्ड और पढ़ा लिखा। मुझे तो सारे मर्द एक जैसे लगते हैं, इसने नाक चिढ़ा कर कहा। दादों ने घूरा। मेरी पोती जब अच्छी है तो इसे कोई अच्छा सा लड़का क्यों नहीं मिल सकता? बस यकीन रखो, कुछ ना कुछ तो करना ही है, इसकी दादों ने कुछ सोचते हुए कहा था। गांव का वो घर दादू के शौहर का था।
जो कि काफी बड़ा हवेली नुमा था। रिजा वहां 1 महीने के लिए आई हुई थी। इस दिन शहरोज दादो से मिलने आया हुआ था। दादो ने खूब एहतमाम किया था। खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें खास तौर पर इसके लिए बनाई गई थी। रिचा देर से सोकर उठी थी। वो किचन में आई तो खानसामा लवाइजिमात के बर्तन खाली करके धो रहे थे। वाह भई, मेरे लिए इतना कुछ बनवाया है दादो ने। इसने हैरत से पूछा। बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा के कोई मेहमान आए हैं, मुलाजिमा ने बताया। वो सर हिलाने लगी। अक्सर दादो के खानदान से कोई न कोई आता था। इसे दिलचस्पी ना थी। वो नाश्ता बनाकर कमरे में वापस चली आई थी। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? पूरी तरह से बिजनेस रन कर लेते, फिर आते ना दादो से मिलने। इसकी दादी ने शिकायत की। वो मुस्कुरा दिया। दादो, बस ना पूछें, इतना थक जाता हूँ। और फिर गांव का रास्ता इतना लंबा पड़ता है, इस वजह से बस कुछ सुस्ती हो जाती है। आप मेरे साथ चलकर मेरे घर रहे ना। इसने दादो को ऑफर की। ना भाई, ये जगह छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे मरहूम शौहर की निशानी है। मेरी बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर। और तुम अब आए हो तो मेरी एक बात माननी ही होगी। दादू ने इससे डिटेल ले ली थी। वो कहीं किसी और को पसंद ना करता हो, किसी से शादी का कह ना रखा हो। इसने सबसे हंसकर इनकार किया तो दादो की छठी हिस्स काम करने लगी। निकाह होगा तुम्हारा आज शाम में। दादो ने अचानक इसके सर पर बम फोड़ा था। क्या आप जरूर मजाक कर रही हैं? इसने हंसकर सर झटका। नहीं, मैं अपनी पोती से निकाह कर रही हूँ। तेरे बाप से बात कर ली थी, वो राजी है। कहा है तुमसे पूछ लूं। और मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। दादो ने संजीदगी से कहा। वो हक्का बक्का रह गया था। दादो, आप जानती हैं मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन मैं किसी लड़की को जाने बगैर इससे शादी नामुमकिन है। दादो, इसने नफी में सर हिलाया। फिर मैं तुझसे और तेरे बाप से हर ताल्लुक तोड़ दूंगी शहरोज। इतने सालों में एक बात कही है और वो भी नहीं मान रहा है। अपनी दादी की मैयत को कंधा भी मत देना। इसकी दादो ने गुस्से से कहा और चेहरा मोड़ लिया। शहरोज परेशान हो गया। वो परेशानी से वहां से चला तो गया था, लेकिन इसकी परेशानी शहर आकर मजीद बढ़ती जा रही थी। इसने डैड को कॉल करके बताया था दादू की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में है। शहरोज इन सब को जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। इसने गहरी सांस ली और गांव वापस आया। एक लड़की सर पर चादर लिए वहां बैठी हुई थी। वो समझ गया ये वही लड़की है, गांव की गवार, जिससे दादो इसका निकाह करवा रही हैं। वो इससे कोई बात किए बिना कमरे में चला गया जहां दादो एडमिट थी। दादो, मैं राजी हूँ निकाह के लिए। इसने दिल में इस लड़की के लिए कदूरत रख हाँ कर दी थी। इन दोनों का निकाह हो गया था। रिजा का भी रोना धोना था। वो अपने कजन से कैसे निकाह कर सकती थी, लेकिन दादो के आगे दोनों की एक ना चली थी। दादो ने निकाह करवा कर ही दम लिया था। दादो अस्पताल से घर आ गई थी और रिजा इनके पास ही बैठी थी। शहरोज इस वजह से कमरे में नहीं आ रहा था। इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था।
اس کے مطابق سب کی قصوروار وہ گوار لڑکی تھی جس کو اس نے دیکھا تک نہ تھا۔ وہ اٹھ کر گئی تو شہروز کمرے میں آیا تھا۔ دیکھنا رجا کو دیکھتے ہی پگھل جائے گا۔ وہ ہے ہی اتنی خوبصورت کہ بس ہر آدمی اس شان کو حاصل کر لے۔ دادو نے اپنی پوتی کی شان میں قصیدے پڑھے تھے۔ جتنی بھی خوبصورت ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دادو، وہ اس گاؤں کی گوار ہے۔ میری آئیڈیل کوئی اور لڑکی تھی۔ اس نے افسوس سے کہا۔ دادو نے کچھ کہنا چاہا لیکن رک گئی تھی۔ وہ بھی غصے میں تھا۔ اسے دادو کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ اسی رات واپس شہر کو چلا گیا تھا۔ رضا نے 1 مہینہ دادو کے ساتھ گزارا تھا۔ ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کا نمبر تک نہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کزنز ہونے کے باوجود اجنبی سے تھے۔ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ شادی سے پہلے بھی وہ ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے مل مل نہیں پائے تھے۔ بس بچپن میں 1 2 بار ہی 2 4 سال کی عمر میں ملے ہوں گے۔ اس کے بعد سے اب تک ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ تایا اور تائی تو اس نکاح سے خوش تھے۔ انہیں رجا سے بہتر بہو مل ہی نہیں سکتی تھی۔ رجا نے سن لیا تھا اس کا شوہر اسے جاہل گوار سمجھتا ہے، اس لیے اس نے دادو کو منع کر دیا تھا اسے کچھ نہ بتائیں کہ وہ کرتی کیا ہے۔ اس کو اپنی بیوی سے بات کرنی چاہیے تھی، جاننا چاہیے تھا۔ وہ نکاح کے بعد ایسے بھاگا تھا جیسے رضا کوئی بھوت ہو۔ اسی لیے اب رضا نے ٹھان لی تھی اپنی حقیقت اس پر آشکار نہ ہونے دے گی۔ اسے شوق میں ضرور دیکھنا چاہے گی۔ رجا شہر واپس چلی گئی تھی۔ دادو کی طبیعت اب بہت بہتر تھی۔ دادو نے شہروز کو کال کر کے بلوایا تھا۔ وہ دادو کی ایک پکار پر چلا آیا۔ انہیں کوئی پریشانی نہ ہوئی، لیکن دادو کا مطالبہ سن کر شوق میں چلا گیا۔ دیکھو شہروز، نکاح کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے اور تم بھی اکیلے ہوتے ہو، اسی لیے میں اور تمہارے اماں ابا چاہتے ہیں تم رخصت کر کے رجا کو یہاں سے لے جاؤ۔ نکاح کو زیادہ دن نہیں رکھتے اور پھر تمہیں شادی کرنی بھی ہے نا۔ دادی کی بات سن کر شہروز نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے یہ نکاح آپ کے لیے بے حد اصرار پر کیا تھا دادی جان، مگر میں آپ کی اس گوار پوتی کو منہ تک نہ لگاؤں۔ بیوی کا درجہ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی نکاح سے پہلے اس کزن کو دیکھ رکھا تھا۔ شہروز، یہ مت بھولو وہ اب تمہاری بیوی ہے جس کے بارے میں تم منہ کھول کر ایسی باتیں کر رہے ہو۔ دادو نے غصے سے گرکا تھا۔ وہ ان کی لاڈلی پوتی تھی، دادو کی دیکھ بھال رہی تھی اور باقی سب تو اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ اس کے خلاف وہ ایک بات نہیں سن سکتی تھی۔ رجا سے کئے وعدے کی وجہ سے وہ خاموش تھی، ورنہ ابھی شہروز کی عقل کو ٹھکانے لگا چکی ہوتی۔ دادو جو بھی کہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ وہ ایسی نکاح کر کے بیٹھی رہے، اس کو سیکیورٹی چاہیے تھی نا۔ نکاح کی صورت مل گئی۔ آپ سمجھتی ہیں میں نہیں جانتا، اتنا تو جانتا ہوں۔ آپ کسی آوارہ سے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے آپ نے مجھ سے نکاح کروا کر اس شخص کا منہ بند کیا ہے، جو کہ شاید یہاں کا بے حد خراب آدمی ہے اور اس کو تنگ کرتا ہے۔
लेकिन एक बात याद रखें, मैंने निकाह कर लिया है, रुखसती अपनी मर्जी से ही होने दूंगा। इसने तेजी से दादों से कहा। वो इसकी शक्ल देखने लगी। बहुत पछताओगे शहरोज, बहुत ज्यादा। दादों ने इसे वार्निंग दी थी। वो सर झटक कर उठता वहां से चला गया था। दादों ने गहरी सांस ली। रिजा माफ नहीं करेगी इसे, दादों ने हल्की आवाज से कहा था। कहाँ गायब है? एक पैर शहर और दूसरा गांव में है। क्या बात है? गांव की कोई मलिका पसंद आ गई है? अहमद ने इसे छेड़ा। यार, मेरे साथ वो हो गया है जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसने दांत किचकिचा कर रिजा को सोचा। क्या हो गया है? इसने हैरत से पूछा। इसके चेहरे पर वाज़ेह गुस्सा नजर आ रहा था। निकाह हो गया है मेरा, यार, एक गांव की जाहिल लड़की से। दादों ने मेरे आइडियल्स के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। इसने सदमे से शहरोज को देखा। क्या मतलब? तू मजाक कर रहा है? इसे यकीन नहीं आया था। सच कह रहा हूँ। दादों ने अपनी पोती को बचाने के लिए मेरी बलि चढ़ा दी। इस जाहिल को देखा तक नहीं है मैंने। मैं माँ ही उम्र और ना ही मैं उम्र भर देखना चाहता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ यार, और वो एक जाहिल लड़की है। इसने गुस्से से कहा था, जिस पर अहमद ने इसे देखा था। जाहिल लड़की को अपने मुकाबिल खड़ा कर ले, क्या मालूम वो हीरा साबित हो जाए। अक्सर हम जिसे पत्थर समझकर छोड़ देते हैं, असल में वो ही हीरा होता है। इसने मुस्कुरा कर कहा था। अपनी लॉजिक्स अपने पास रख भाई। मुझे नहीं चाहिए वो लड़की। रहे गांव में, दादों की खिदमत कर दे मेरी बला से। इसने सख्ती से अपनी बात दोहराई तो अहमद खामोश हो गया था। इसने बात पलट दी और कोई दूसरी बात लेकर बैठ गया था। इसकी पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते शुरू हो गए थे। वो ऑफिस आया जहां इसकी सेक्रेटरी ने इसकी मीटिंग शेड्यूल कर रखी थी। सर, आपको 10 बजे पहुंचना है। कंपनी का सीईओ काफी सख्त है। इन्हें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद है। आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। इसको पहला प्रोजेक्ट मिलने वाला था, जिसकी वजह से वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसने सेक्रेटरी की बात सुनकर सर हिला दिया था। चलो फिर मीटिंग रूम में। इसने फाइल्स उठाई और 10 से पहले मीटिंग रूम में जाकर बैठा। वो इस मुल्क की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी थी जिसकी मालकिन आज खुद आई थी। वो मीटिंग रूम में आई और सामने बैठे शख्स को हेलो करती सीट पर बैठ गई थी। इसने इस वक्त लेडीज पैंट कोट पहना हुआ था। वो इस ग्रेसफुल सी लेडी को देख ट्रांस में घिरा रह गया था। वो इतना प्यारा और धीमा बोल रही थी कि शहरोज को इसके अल्फाज सुनाई दे रहे थे। बात समझ नहीं आ रही थी। आपको प्रोजेक्ट देने का मकसद आप पर एतमाद करना है, और मुझे यकीन है आप मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इस सीईओ ने शहरोज से हाथ मिलाते हुए कहा। वो सर हिलाने लगा। जी बिल्कुल, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसने सीने पर हाथ रखकर हवाला दिया। जवाब दिया। हम नेक्स्ट मीटिंग जल्दी शेड्यूल करेंगे ताकि काम जल्दी शुरू हो जाए। इसने जाते हुए पलट कर
शहरोज सफर को देखा और चली गई। इससे मिलने के बाद शहरोज ने दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा भी बांध लिया था कि वो इस लड़की को अपने निकाह में लेगा और बीवी को तलाक दे देगा। शहरोज पर इस लड़की का बहुत गहरा असर हुआ था। वो ऑफिस में बैठा सोच रहा था, अब गांव गया तो इस लड़की को तलाक देकर इससे शादी कर लेगा। लेकिन इसे ये मालूम नहीं था वो लड़की शादीशुदा है या कहीं कमिटेड तो नहीं है। इसके लिए शहरोज का इससे मुलाकात करनी थी। इसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। जी सर, आपने बुलाया था? इसने आते साथ ही शहरोज से पूछा था। जी, इस कंपनी की इस सीईओ का नाम क्या है? इसने मुतजस्सिस होकर अपनी सेक्रेटरी से पूछा था। फातिमा नाम बता रही थी अपना वो, और इनका कोई फर्स्ट नेम भी है, लेकिन सब इन्हें बिजनेस सर्कल में फातिमा के नाम से जानते हैं। इसने तफसील से बता दिया था, जिसे सुनकर शहरोज के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। ठीक है, इनसे मेरी मीटिंग शेड्यूल करवा देना। मुझे मिस फातिमा से मिलना है। जितनी जल्दी हो सके करवा दो। इसने कहते हुए थोड़ी के नीचे हाथ टिका दिया था। वो सर हिलाकर बाहर की जानिब चल दी थी। इसने फातिमा के साथ इसकी मीटिंग अरेंज करवा दी थी। वो सुनकर बहुत खुश हुआ था। इसको पहले जानेगा और फिर इसको प्रपोज करते ही इस गांव वाली लड़की से अपना पीछा छुड़वा लेगा। इसने पूरा प्लान तैयार कर रखा था। वो अच्छे तरीके से तैयार होता बाहर की जानिब बढ़ गया। इसने एक होटल में अपनी मीटिंग रखवाई थी, जिस पर हैरत अंगेज तौर पर शहरोज को जवाब ना मिला था, बल्कि वो तैयार थी इससे होटल में मीटिंग के लिए। वो भरपूर तरीके से खुद को परफ्यूम में नहलाकर होटल की जानिब चला आया था। इसने अपनी बुक की हुई कुर्सी ढूंढी और इस पर जा बैठा। वो वक्त से पहले वहां पहुंच गया था और फातिमा ठीक वक्त पर वहां आई थी। इसने हाई हील्स पहन रखी थी और पाँवों को छोटी कर दी और ट्राउजर पर इसने दुपट्टा लिया हुआ था। वो हद से ज्यादा हसीन लग रही थी। शहरोज इसे देखकर अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। वो इसको मुस्कुरा कर वेलकम किया था। हेलो, फातिमा कहकर बैठने लगी, मगर शहरोज ने कुर्सी खिसका कर इसकी बैठने में मदद की थी। वो कुर्सी पर बैठी और इसकी जानिब पर्स रख कर मुतवज्जा हुई। यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? इसने संजीदगी से पूछा। वो इसे पसंदीदा नजरों से देख रहा था। जी, वो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ डिस्कस कर लिया जाए। मैंने सुना है आपने बहुत छोटी सी उम्र में काम शुरू किया था। क्या आप इसी वजह से इतनी जल्दी इस मकाम पर पहुंच गई हैं? इसने आंखें इस पर रखते हुए पूछा, तो वो सर हिलाकर इस्बात में हिलाने लगी। मैंने एजुकेशन के साथ जॉब की है और फिर अपनी कंपनी की तरफ रुझान शुरू से ही था, तो बस अल्लाह के फजल से मैंने वो भी कर लिया। इसने मुस्कुरा कर बताया था और शहरोज इसकी मुस्कुराहट में खो सा गया था। आप बहुत मेहनती हैं। मैं लकी हूँ कि आपने मुझसे कोई डील साइन की है। इस बहाने आपसे दोस्ती भी हो जाएगी। इसने गहरी नजरों से इसके चेहरे की जानिब देखा था।
दोस्ती तो बहुत से लोगों से है मेरी। दोस्ती तो बहुत से लोग करना चाहते हैं शहरोज साहब। अब मैं एक अकेली जान किस किस से दोस्ती निभाती फिरूंगी। आप में कोई ऐसी बात तो है जो मुझे दोस्ती करने पर मजबूर करे। इसने मुस्कुरा कर पूछा था। इसे सामने बैठे शख्स का असल जानना था। दोस्ती के लिए वजह भी मिल जाएगी। अभी के लिए ये काफी नहीं है। हम बिजनेस में मिलकर आगे काम करने वाले हैं। आपको जहां मेरी जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। इसने सीने पर हाथ रखकर इसे ऑफर की थी शायद। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल में मुझे बस एक गुंडे के अलावा किसी से खतरा नहीं है। आप जानते हैं बंदा खूबसूरत हो तो अक्सर लोगों का दिल बेईमान हो ही जाता है। और बस एक बंदे का दिल इस कदर बेईमान हुआ था, इसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। और फिर इसने गहरी सांस भरी। फिर क्या? फिर आप महफूज तो नहीं? आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई क्या? इसने हैरानगी से पूछा था। फातिमा इसकी जानिब देख कर हंसती थी। शहरोज साहब, पुलिस पैसे से चलती है और मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस ने मेरा केस ना लिया। और इस शख्स के ऊपर तक ताल्लुकात हैं। सियासतदानों के साथ उठना बैठना है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरी फैमिली ने सब संभाल लिया था। इसने मुस्कुरा कर इसकी आंखों में देखा। शहरोज तो इन आंखों का असीर ही हो गया था। मुझे सुनकर अच्छा लगा। आप महफूज हैं, वरना मेरा दिल बंद होने लगा था। आप मुझे कभी भी बुला सकती हैं। मैं किसी भी वक्त आ जाऊंगा। इसने अपना फोन इसकी जानिब बढ़ा कर कहा तो वो हंस दी। इसने फोन थाम कर अपना नंबर इसमें फीड कर दिया था। इसकी इस दिन के बाद से अक्सर मुलाकातें होने लगी थी। शहरोज ने इससे झूठ कहा कि वो सिंगल है, और फातिमा ने भी इससे झूठ कहा कि वो सिंगल है। शहरोज की मोहब्बत और मुलाकातें बढ़ते जा रहे थे। वो बिजनेस मीटिंग के अलावा अक्सर बाहर जाया करते, खाना खाया करते। अब तो फातिमा इसके ऑफिस में भी आने लगी थी, जिस पर शहरोज बहुत खुश होता था। वो यही तो चाहता था कि फातिमा इसमें इन्वॉल्व हो जाए। मुझे गांव जाना है, फिर इसके बाद मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसने फातिमा से आखिरी मुलाकात में कहा था। वो सुनकर सर हिला गई। आपको मिस करूंगी, आप जल्दी आइएगा। इसने नम आंखों से कहा। शहरोज ने इसका सर सीने से लगा लिया और फिर आने के बाद शादी का वादा किया। वो इस रात घर गया और फिर इसने सुबह होते ही गांव की जानिब उड़ान भरी थी। और उड़ान रिजा को तलाक देने के लिए थी। वो दोपहर तक गांव पहुंचा था। दादो इसे देखकर खिल सी गई थी। अरे, मेरा बच्चा आया है। तुझे कैसे पता? रात रिजा वापस आई है शहर से। इसने सुनकर अनसुनी कर दिया था। इसे अपनी बीवी का नाम तक सुनना पसंद नहीं था। मुझे इससे बात करनी है। कहाँ है वो? इसने दादो से संजीदगी से कहा था। वो कमरे में सो रही है। बहुत थकी हुई है। बहुत काम करती है मेरी बच्ची। दादो ने मुस्कुराकर फखर से बताया था। मुझे इसकी तारीफ नहीं सुननी है दादो, इससे बात करनी है। जब उठ जाए तो इसको मेरे कमरे में भेज दीजिएगा।
اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور آرام کرنے کھانے کے بعد کمرے میں چلا آیا۔ اس نے بستر ٹھیک کیا اور اس پر گر پڑا۔ وہ اتنی لمبی ڈرائیو سے تھک گیا تھا۔ اس نے سوچا فاطمہ سے بات کر لے، لیکن اس کا ارادہ اب رجا سے تعلق ختم کرنے کے بعد ہی بات کرنے کا تھا۔ وہ دوپہر کا سویا مغرب کی اذان کے وقت اٹھا تھا۔ رجا تو کافی پہلے اٹھ کر دادو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پھر کچن کا رخ کیا، دادو کے لیے کچھ بنایا اور پھر وہ دونوں شام کی چائے کے ساتھ کھاتے ہوئے باتیں کرنے لگی۔ شہروز سے مل لینا، اس نے کمرے میں بلایا ہے، دادو نے بتایا۔ اس کے لب مسکرائے تھے۔ جی دادو، اس دن کا میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آپ کل شہروز صاحب کو ایک ایسا شوق میں دیکھیں گی جو اس کی زندگی کو ہلا دے گا۔ اس نے سر جھٹکا، دادو نے گھورا۔ وہ سب جانتی تھی رجا نے شہروز کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کو معاف کر کے ایک موقع لازمی دینا، دادو نے سمجھایا تھا۔ دادو، موقع جب دوں گی جب وہ موقع لینے والا ہوگا۔ ہم اس بارے میں بات بعد میں کریں گے۔ دادو، اس نے سیڑھیوں سے شہروز کو اترتے دیکھا تو وہ اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ آیا تو وہ جا چکی تھی۔ یہ کہاں گئی؟ مجھے بات کرنی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر جلدی سے آیا تھا اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ شرماتی ہے اسے تجھ سے، دادو نے مسکرا کر کہا۔ انہیں تو شہروز کی شوق شکل دیکھنی تھی جو اس کے بارے میں اتنی لمبی باتیں بھول کر گیا تھا۔ شرم، مجھے اس سے بات کرنی ہے یار، اس نے غصے سے کہا تو دادو ہنس پڑی۔ جب ہی کہہ رہی تھی رخصتی کروا لیتے ہیں۔ دادو نے اسے مصنوعی سا چماٹ مارا تھا۔ دادو، مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں میں، اب کھانا لگوا دیں، بھوک لگ رہی ہے مجھے، اس نے دادو سے کہا تو انہوں نے رجا کو آواز لگائی۔ اس نے ملازم سے کھانا لگوا دیا۔ وہ کچن سے کھا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے شہروز کی بات نہیں سننی تھی۔ اسے جو کہنا تھا وہ خود چل کر آتا اور ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ خود چل کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے دروازہ بجایا جاتا، رجا سمجھ گئی تھی وہی آیا ہے۔ آ جائیں، اس نے اونچی سی آواز میں کہا۔ وہ اندر آیا، دروازہ بند کیا۔ کیسی ہو؟ اس کی پشت شہروز کی جانب تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں ہمارا نکاح ہماری مرضی سے نہیں ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تم اس نکاح سے خوش تھیں کہ نہیں، لیکن میں اس نکاح سے خوش نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے مجھ سے بہتر کوئی تمہیں مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں اپنے راستے الگ کر لیں۔ اس نے بنا کسی تہمید باندھے فوراً سے آنے کی وجہ اسے بتا دی تھی، جسے سن کر رجا ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر شہروز کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ اچانک پلٹی اور سامنے آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شہروز آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ اس نے انتہائی حیرت سے پوچھا تھا۔ جی ہاں، میں جاہل گوار اور گاؤں کی غریب لڑکی، اس نے مسکرا کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بتایا۔ وہ حیرت سے گنگ ہو کر دیکھنے لگا۔ نہیں، تم تو فاطمہ ہو نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حیرت اور شوق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا پورا نام رجا فاطمہ ہے۔ 3 بار نکاح قبول کرواتے ہوئے میرا نام دیا گیا تھا۔ آپ نے سننے کی زحمت تک نہ کی، اور میں فاطمہ اپنے بزنس سرکل میں یوز کرتی ہوں۔ البتہ پورا نام رجا فاطمہ ہی ہے مسٹر شہروز ظفر، اس نے مسکرا کر آئی برو جھکا کر بتایا۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ کیا تم میرے ساتھ گیم کھیل رہی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ گیم؟ گیم تو آپ نے میرے ساتھ کھیلا ہے۔ مجھے بنا دیکھے جانے مجھے چھوڑ کر گئے تو گئے، بلکہ مجھے جاہل گوار کا لقب بھی دے دیا۔ مجھے آپ سے بہتر لازمی مل جاتا، لیکن دادو کو ڈر تھا وہ خبیث میری عزت نہ خراب کر دے۔ اس کی وجہ سے نہیں، گاؤں کم آتی تھی۔ اس نکاح کے بعد سے وہ پیچھے ہوا ہے کہ میں اب اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہوں۔ یہ سب کتنا مشکل تھا، آپ کو یقین ہے؟ اس نے نمی کو پیچھے دھکیل کر کہا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھے گیا۔
وہ سادہ اور عام سے حلیے میں تھی لیکن اسے اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی جتنی وہ اسے لگتی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا رجا، تم آفس جب آئی تھی سب کے سامنے کہہ سکتی تھی میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن تم نے مجھے اپنے جانب متوجہ کیا اور وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اس لیے کیا، آپ نے مجھے جاہل گوار کہا تھا، مجھے چھوڑنے کی بات کہی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، آپ نے جو کہا اس کو کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں تھا، مجھے منہ تک لگانا پسند نہیں کرتے تھے نا، مجھ سے ملنے کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، یاد ہے؟ اس نے آنسو پوچھ کر پوچھا۔ وہ ہکا بکا تھا، ابھی تک مانو وہ خواب کے زیر اثر ہو۔ میں جانتا ہوں، مانتا بھی ہوں، لیکن اس نے الفاظ تلاشنے چاہے تھے، لیکن اسے کوئی الفاظ نہ ملے جب سے وہ اپنے کیے کی تلافی کر سکتا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ شہروز وہاں بیٹھا رہ گیا تھا، اس نے دادو کے کمرے کا رخ کیا تھا، اسے حقیقت جاننی تھی۔ دادو، آپ سو رہی ہیں؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ نہیں بیٹے، خیریت، یہاں آؤ۔ وہ اس کو پاس بلانے لگی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ دادو، اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ شکایت کرنے لگا۔ تم نے بھی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بنا جانے سمجھے اسے اتنا کچھ بول کر چلے گئے تھے، حالانکہ تمہیں اسے سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، اس کی بدولت یہاں ملازم کا رش ہے، ہر کام کے لیے ایک الگ ملازم رکھوایا ہوا ہے اس نے۔ تمہارے باپ نے کبھی ماں کو نہیں پوچھا؟ اس نے اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی دادو کو نہ چھوڑا۔ شہر سے گاؤں کا راستہ اتنا لمبا ہے، وہ ہر ہفتے آتی ہے، بنا یہ احساس کیے کہ وہ تھک جائے گی۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ اپنا لوہا منوایا ہے، دیکھو وہ تمہارے ساتھ پروجیکٹ کر رہی ہے، ایسی بیوی تمہیں مل سکتی ہے کم عمری میں اتنی کامیاب؟ اس کی دادوں نے پوچھا۔ ان کے ہاتھ اس کے سر پر چل رہے تھے۔ میں نے جب پہلی بار دیکھا تھا اسے دل دھڑکنا بھول گیا تھا، سوچا تھا کسی بھی طرح اس کو اپنی بیوی بناؤں گا، سب سے لڑ جاؤں گا اور دیکھیں وہ میری ہی بیوی ہے۔ اس نے ہنس کر کہا۔ اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ تیرا باپ کرنے دے گا تجھے ایک گاؤں کی کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی؟ وہ جانتا ہے وہ کمپنی چلاتی ہے، کامیاب لڑکی ہے، اوپر سے حسین۔ اس کی دادو نے سر جھٹکا۔ میں اسے کیسے مناؤں دادو؟ وہ ہرٹ ہوئی ہے، اس نے نم آنکھوں سے پوچھا تھا۔ اسے یوں ہاتھ سے جانے دینے والا نہیں تھا۔ جیسے بھی مناؤ، وہ بہت جلد مان جانے والوں میں سے ہے، تھوڑے سے محبت کے بولوں سے پگھل جائے گی۔ دادو نے آنکھ دبائی، وہ سیدھا ہو گیا۔ شکریہ دادو، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس میں انرجی آ گئی تھی اور وہ فوراً سے اٹھ کر اسے ڈھونڈنے بھاگا۔ وہ اوپر چھت پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ چیروز نے پیچھے سے اس کی پشت دیکھی اور اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہ تھا، میں انجانے میں اپنی بیوی کے پیار میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اگر معلوم ہوتا تو فاطمہ کو پہلی ملاقات میں اٹھا کر گھر لے جاتا۔ آگے تم سمجھدار ہو، اس نے آنکھ دباتے کہا۔ رجا نے اسے گھورا۔ شہروز نے اس کا کندھا تھام کر اپنی جانب موڑا اور اس کے بھیگے چہرے کو صاف کیا۔ آئی ایم سوری، اس نے ماتھے پر لب رکھے، وہ واقعی پگھل رہی تھی۔ اسے شہروز سے نکاح کے بعد سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ اچھا اور قابل تھا، لیکن اس کے لفظوں نے رچا کا دل بہت دکھایا تھا۔ کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کریں اور ہر بار کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا، اس نے شرط رکھی۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ آئی پرومس تمہارے علاوہ کبھی کسی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھوں گا، اس نے یقین دلایا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے گہری سانس لی اور اٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ وہ ہر بار اس کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ وہ سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ کھڑے ہوتے بولا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بہت زیادہ،
और कल सुबह ही तुम्हारी रुखसती है मुझसे। अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। इसने मुस्कुरा कर कहा। वो घूरने लगी। मैं इतनी जल्दी आप पर यकीन नहीं कर सकती। इसने उंगली दिखाकर कहा। इसने उंगली थामी और इसको अपनी जानिब खींच लिया। वो हड़बड़ा सी गई थी। इसने आंखों में झांका। यकीन करो, पहले शहरोज फातिमा पर मरा था, अब वो रिजा से मोहब्बत करता है। मर मिटना मोहब्बत करना सब रिजा फातिमा के लिए है, बिल्कुल खालिस। इसने रिजा की पुश्त को दीवार से टिकाई थी और इसकी गर्दन में हाथ डाले पूरी तरह इसके लबों को अपनी नजरों के हिसार में लिए कुछ करने का इरादा रखता था। लिजा सांस रोके इसे देखने लगी। नो, इसने तेजी से इसे धक्का देते हुए कहा था। शहरोज ने इसकी कलाई से थाम कर दीवार से पिन कर दिया था। यस, एक लम्ब से याद रहेगा, शहरोज तुम्हारा शौहर है। इसने दोनों कंधे थाम कर इसे हिसार में कैद किए रखा और वो सांस रोके इसे देख रही थी। मैं दादों को आवाज लगाऊंगी, आप मेरे साथ, इसने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारे साथ क्या? वो आंखों में शोखी लिए पूछ रहा था। आप प्लीज दूर रहें। वो इसे पीछे करने में नाकाम हो रही थी। सॉरी, आज नहीं, शौहर होने का हक जता रहा हूँ। वो इसकी थोड़ी थामे, चेहरा ऊपर को उठाए इस पर झुक गया था। रिजा ने पीछे से इसकी शर्ट मुट्ठी में दबोच ली थी। खत्म शुद्ध। तो डियर रीडर्स, रिजा और शहरोज की ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने नॉवेलियन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।